Yes, friends. Good afternoon, all future CAs. अरे गुड आफ्टरनून तो बोलो. लंच किया आपने? पक्का? ओके. हाउ आर यू ऑल? फाइन. सो फर्स्ट डे आपकी प्रोफेशनल जर्नी का हाउ वाज इट सो फार? 8 वाजल्यापासून लई दिवसानंतर बसलोय. सो नींद आ रही है? दोपहर का टाइम है, सुबह 8 से लेकर के अभी तक यहाँ पे लेक्चर्स कर रहे हैं. ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुके हैं. आर यू स्लीपी? नींद आ रही है? नो आंसर मीन्स व्हाट आई शुड अज्यूम? आ रही है नहीं आ रही? आ रही है. फर्स्ट डे दैट टू. गाइस, वेलकम टू ईपीए, वेलकम टू सीए फाउंडेशन. सोना नहीं है बिल्कुल. ओके. सो आज से आपकी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो रही है. एक्साइटेड? हाँ, तो एक्साइटेड आना चाहिए ना, नींद कहां से आ रही है? चलो, तो ऑलरेडी आपका पेपर नंबर 1 का लेक्चर अकाउंट्स हो चुका है. पेपर नंबर 2 ऑल्सो लेक्चर आपके हो चुके हैं, बराबर. पेपर नंबर 3 will be starting now. Okay. Before proceeding, let me introduce myself. मेरा नाम है सीए स्वप्निल शेटे. मैंने नवंबर 2011 के एग्जाम में मेरा सीए फाइनल कंप्लीट करा था. एंड सिंस देन आई एम इन्वॉल्व इन टीचिंग. ओके. तो ऑलमोस्ट 14 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है. आई विल बी एसोसिएटेड विथ यू फॉर पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम. आई होप यू नो. पता है ना आपको सब्जेक्ट के नाम? तो एट फाउंडेशन लेवल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पेपर नंबर 3 एज वेल एज पेपर नंबर 4. ओके. एंड एट इंटर लेवल आई टीच टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. जब मैं P1 दे रहा था, जैसे आपका फाउंडेशन है, मेरे टाइम प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स 1 हुआ करता था, P1 जिसको शॉर्टकट में कहते थे. सो दैट टाइम आई हैड स्कोर्ड 90 मार्क्स इन मैथमेटिक्स. आई एम गुड विद नंबर्स. थियरी नॉट माय कप ऑफ टी. ओके. तो मेरे लिए प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है दैट आई यूज टू एंजॉय, लेकिन थियरी में थोड़ा सा बैकएंड था. ओके. मैंने शिवाजी यूनिवर्सिटी से बीकॉम भी कंप्लीट किया हुआ है. वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि नहीं? चलिए, दैट्स ऑल अबाउट मी. बाकी आपके बारे में जान लेंगे जैसे जैसे अपनी बैच आगे बढ़ेगी. ओके. चलो, तो बताइए, पेपर नंबर 3 आपने चेक करा है सिलेबस वगैरह? आपके कितने सब्जेक्ट्स है? 4 सब्जेक्ट्स है. पेपर नंबर 1 आपका अकाउंट्स हुआ, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 का नाम क्या है अगेन? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. राइट. बताइए मुझे, 11th-12th में कितने बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं था? 11th-12th में कितने बच्चों ने मैथमेटिक्स नहीं लिया था? ओके, क्वाइट अ फ्यू. बाकी सभी लोगों का मैथमेटिक्स था. ओके. एंड फॉर ऑल जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, जिनका मैथमेटिक्स था, कितने बच्चों को मैथ्स से डर है? मैथ्स से एक फोबिया है. मैथ्स से डर लगता है. अब जिन्होंने नहीं किया था उनको तो पता ही नहीं है कि नहीं? बट देन रिमेनिंग किसी को कोई डर नहीं है? यू एंजॉय मैथमेटिक्स, वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, ग्रेट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सीन कि बच्चों को मैथ्स से थोड़ा डर रहता है. ओके. बट लेट मी टेल यू, आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है ही नहीं वैसे. ओके. पेपर का नाम ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स. ओके. तो जिनका मैथमेटिक्स नहीं था उनके लिए बोल रहा हूं, आपका जो पेपर है 100 मार्क्स का, उसमें 3 पार्ट है. ओके. फर्स्ट पार्ट जो है बिजनेस मैथमेटिक्स है. लेटर ऑन समराइज करेंगे सिलेबस, फिलहाल के लिए जस्ट सुनो. ओके. बिजनेस मैथमेटिक्स है. तो आधे बच्चों ने जिन्होंने किया था उन्होंने सिर्फ मैथ्स किया था, अपने लिए बिजनेस मैथमेटिक्स है. ओके. मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका मैथमेटिक्स नहीं था, क्योंकि एक वो खुद को थोड़ा सा इंफीरियर समझेंगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, है कि नहीं? इन बच्चों ने मैथ्स किया है, मैंने किया नहीं है. हाँ, टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा अपर एंड होगा, लेकिन एक डर नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स जो है, जो बाकी बच्चों ने किया था वो 40 मार्क्स का है. ऑलराइट. उसमें भी 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो ऑल टुगेदर सभी बच्चों के लिए नए होंगे, जैसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके. सभी बच्चों के लिए नए होंगे. ओके. तो आप जिस लेवल पे होंगे, बाकी के बच्चे जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स करा है वो भी सेम लेवल पे होंगे. ओके. सेकेंड,
पार्ट जो है, पार्ट बी लॉजिकल रीजनिंग है, ओके, जो 20 मार्क्स के लिए आता है, ओके, एंड दिस विल बी ऑल टुगेदर न्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो जिनका मैथ्स था उनके लिए भी नया होगा, एंड जिनका नया नहीं था वैसे भी उनके लिए पूरा सब्जेक्ट ही नया है, ओके। एंड स्टैटिस्टिक्स, द थर्ड पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का, एंड पार्ट सी स्टैटिस्टिक्स ये 40 मार्क्स का आएगा। ये भी टू सम एक्सटेंट बहुत सारे बच्चों को पता होगा, टू सम एक्सटेंट आपका 10 तक जो मैथ्स था या उससे रिलेटेड भी सम पार्ट रहेगा यहाँ पे, ओके। लेकिन लेट मी टेल यू, जिन्होंने 11 12 में मैथ्स करा था, टू सम एक्सटेंट आपको कंसेप्ट पता होगा, लेकिन आपने डिस्क्रिप्टिव मैनर में एग्जाम दी रहेगी, राइट। तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होगा, यहाँ पे शॉर्टकट्स पे फोकस होना चाहिए, राइट। आई गेस आपको पता है पेपर नंबर 1 एंड 2 आपका क्या है, सब्जेक्टिव है, बराबर, मतलब आपको पूरा 100 मार्क्स का लिखना है यहाँ पे। पेपर नंबर 3 एंड 4 का नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। पेपर नंबर 3 यू ऑलरेडी नो इट इज ऑब्जेक्टिव, राइट। तो एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, जय माता दी बोल करके जो आपको मन में है ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है नहीं, चलेगा ऐसे नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ओके। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट श्योर यू शुडंट बी अटेम्प्टिंग इट, बराबर। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पैटर्न पेपर रहेगा एंड 100 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, ओके। तो देयर विल बी 100 क्वेश्चंस, 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर नंबर 1 एंड 3 के 1 एंड 2 के लिए 3 आवर्स का टाइम रहता है, एंड प्लस 15 मिनट्स आपको रीड करने के लिए भी टाइम दिया जाता है, ओके। लेकिन इस पेपर में सिर्फ 2 आवर्स का टाइम होगा एंड आपको रीड करने के लिए कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, ओके। सो कंप्लीटिंग द पेपर इटसेल्फ विल बी द टास्क, हाउ टू कंप्लीट एंड एक्सेट्रा बात करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन चल रहा है, ओके। तो 2 आवर्स का पेपर रहेगा, एंड जैसे कि मैंने कहा कि नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25। व्हाट डू मीन बाय दिस, से आपने अटेम्प्ट करे 70 करेक्ट आंसर्स, ओके। तो 70 इंटू 1 आपको यहाँ पे 70 मार्क्स मिलेंगे, ओके। एंड 20 क्वेश्चंस के आंसर आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, ओके। तो 20 इंटू 0.25 होगा, मतलब 5 मार्क इसमें से लेस होंगे, मतलब कितना होगा 65। एंड सपोज आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं करे, ओके, तो इन दैट केस उसके लिए नाइदर प्लस मार्क्स नॉर नेगेटिव मार्क्स, तो आपका टोटल मार्क्स कितना होगा 65, ओके। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर इन विच द मार्क्स विल बी गिवन। इसलिए मैंने कहा था कि जब तक आप श्योर नहीं हो तब तक आंसर नहीं करेंगे। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते तो भले कोई एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, राइट। लेकिन आपने अटेम्प्ट करा एंड गलत आंसर करा तो जो आपने यहाँ पे स्कोर किया है उसमें से लेस होगा, ओके। सो कितना पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से करना है, आगे जैसे अपना सिलेबस स्टार्ट होगा वी विल डिस्कस, ओके। नाउ यहाँ पे हमें जो आज से पेपर नंबर 3 स्टार्ट करना है उसके लिए सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस। एक, हम फोकस करेंगे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, आपको भी फोकस करना है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। ईच एंड एवरी टॉपिक व्हाट विल बी डिस्कसिंग आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ओके। एंड हम यहाँ पे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए आपके पास कितने नोटबुक होने चाहिए, 3 नोटबुक होने चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, मतलब ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ओके। दिस इज माय स्ट्रक्चर कि हमें किस तरह से बुक मेंटेन करना है। एक बुक होगी आपकी समरी बुक, ओके। यहाँ पे 3 जो बुक्स होंगे, एक बुक में हम समराइज करेंगे, ओके। अब समराइज इन द सेंस क्या है, जो भी हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे वो हम लिखेंगे। अब देखिए एक एक टॉपिक में ऑलमोस्ट 30 40 फॉर्मूलेज है, ओके। आपको तो पता है मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स डील्स विद द फॉर्मूले। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग फ्रॉम योर प्रिंटेड बुक, अगर आपके ओन हैंडराइटिंग में एक जगह सारे कंसेप्शन फॉर्मूले हो तो रिवीजन के टाइम ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ओके। सो वन बुक वी हैव टू मेंटेन, समरी बुक। हम सारे फॉर्मूलेज सारे कंसेप्ट यहाँ पे साथ में क्लास में लिखेंगे, ओके, ऑल द फॉर्मूलेज, सो दैट रिवीजन के टाइम all the concepts formulas at one place will be available to you, okay. Then second आपकी नोटबुक होगी क्लास नोटबुक। क्लास नोटबुक इन द सेंस क्लास नोट्स में से जितने भी क्वेश्चंस है हम इस नोटबुक में सॉल्व करेंगे, ओके। एंड थर्ड होगी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल या एमटीपी और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करना है
उसके लिए हम अलग नोटबुक डालेंगे। ओके, सो दैट रिवीजन करते टाइम जो क्लास नोटबुक के अगर आपको एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से मिलेंगे, एंड आईसीआई के जो पब्लिश बुक्स है, जैसे आपका मॉक टेस्ट पेपर हो सकता है, आरटीपी हो सकता है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस हो सकते हैं, या आईसीआई की स्टडी मॉड्यूल, ओके, इसमें से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको एक नोटबुक में मिलेंगे। सो इट विल बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इन दिस 3 पार्ट। ओके, सो देयरफॉर 3 नोटबुक्स रखने हैं आपको अपने सब्जेक्ट के लिए। ओके, ऑब्वियसली आज से आपने तो 3 नोटबुक नहीं लाया होगा, आज एक नोटबुक सफिशिएंट है। कल से आपको एडिशनल 2 नोटबुक रखनी है, ये एटलीस्ट 2 बुक तो लेकर के आना है। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो समरी बुक एंड क्लास नोटबुक वाला पार्ट होगा, मॉड्यूल वाला पार्ट आई विल लेट यू नो। ओके, चलो देन every day here will be solving all the different types of questions, and जो similar type के questions है, some to some extent there will be homework, okay, and आपको mandatorily homework करना है। it is very important for this subject कि आप homework करो। reason being, जब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल थिंक इन द मैनर इन विच आई एम टेलिंग यू। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसी डायरेक्शन में सोचोगे जिस डायरेक्शन में मैंने आपको बताया। ओके, खुद से सोचने के लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, या खुद से आप सोचोगे भी नहीं, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे सॉल्व करते टाइम भी मैं आपसे पहले कहूंगा कि आप पहले सॉल्व करो, ओके, एंड देन वी विल सॉल्व इट, सो दैट आई वांट कि आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो। ओके, लेकिन जब आप घर जाओगे तो जब आप इंडिपेंडेंटली होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट टाइम यू विल बी थिंकिंग ऑन इट, एंड देन अगर कोई डाउट हो तो वो सामने आएगा आपके। ओके, क्योंकि एग्जाम में तो कोई आपको हेल्प करने वाला है नहीं, एग्जाम में तो आपको खुद से सॉल्व करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालनी है। ओके, सो देयरफॉर होमवर्क विल बी एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स और फ्रीक्वेंटली आई विल बी चेकिंग योर होमवर्क एज वेल। ओके, तो ऐसा नहीं कि हम अभी सीए कर रहे हैं तो होमवर्क नहीं किया तो भी चलेगा, यहाँ पे मैं खुद से आपके होमवर्क चेक करूंगा। ऑलराइट, चलो डेली हमें रिवीजन करनी है, जो भी हमने फॉर्मूलेज वगैरह डिस्कस किया है साइमल्टेनियसली रिवाइज करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड विद द सिलेबस। ओके, एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन आस्क। ओके, और सपोज मोस्ट ऑफ द बच्चों का होता है, थोड़ा सा फियर होता है कि मैं क्वेरी कैसे पूछूं, तो इफ यू आर हेजिटेटिंग टू आस्क, देन एटलीस्ट लेक्चर होने के बाद यहाँ पे आकर के क्वेरी क्लियर करवाइए। ओके, क्वेरी यू कैन आस्क इन एनी लैंग्वेज, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, राइट, तो एवरीवन नोज हिंदी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं ना, राइट, तो हिंदी आई एम नॉट गुड एट दैट हिंदी, क्योंकि क्या है सारे लैंग्वेजेस का मिक्स है। ओके, मेरा एजुकेशन हुआ इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश ठीक ठाक, हम रहते हैं महाराष्ट्र में तो मराठी, घर में कन्नड़ बोलते तो कन्नड़, राइट, एंड मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूँ हिंदी, तो जब मैं हिंदी बात कर रहा हूँ बीच बीच में से मराठी घुसेड़ेगा, बीच बीच में से इंग्लिश आएगा, ठीक है, बीच बीच कन्नड़ तो नहीं आएगा, छोड़ दो, ठीक है, बट आई डू अंडरस्टैंड द कन्नड़ ऑल्सो, तो आपको अगर क्वेरी हो तो कन्नड़ में भी पूछ सकते हो, ये 4 लैंग्वेजेस मुझे आते हैं, तो आप क्वेरी किसी भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मराठी तर मराठी, इंग्लिश तर इंग्लिश, हिंदी तर हिंदी, बिंदास विचारा, कहीं इशू नहीं है। ऑलराइट, चलिए नाउ सिलेबस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बच्चों को इस सब्जेक्ट से फियर होता है, क्योंकि बच्चे जो स्टडी करते हैं गलत मेथड से स्टडी करते हैं। ओके, मैथ्स मतलब एक तो पहले से फियर रहता है, ओके, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके नीचे आंसर रहता है, वो चेक करते हैं कि हाँ आंसर इस तरह से सॉल्व किया है, टोटली रॉन्ग मेथड। सबसे पहले अगर आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करना है तो सबसे पहले आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। ओके, जिन बच्चों ने मैथ स्टडी किया है बताइए लॉगरिथम का एप्लीकेशन क्या है, कभी सोचा लॉग में करते क्या हम, लॉग स्टडी किया, लॉग सुना है आपने, राइट, तो लॉग में क्या यूज होता है, लॉग क्यों यूज करते हैं, क्या करते हैं हम लॉग में, कभी सोचा आपने? मोस्ट ऑफ द टाइम्स 11 12 में तो हम देखते ही नहीं है, या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हमने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व किया रहेगा जिनका मैथ्स था, कभी सोचा हम कर क्या रहे हैं बेसिकली? बहुत बार ऐसे होता है कि हम कंसेप्ट पे फोकस ही नहीं करते, जितना हमें बताया, जितना फॉर्मूलाज बताया वो एज इट इज एक्सेप्ट करके हम आगे जाते हैं। ओके, so first we have to focus on the concept, because unless and until you don't know the concept you won't be able to solve the examples properly. Okay, तो कंसेप्ट हमें समझना है, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट या फॉर्मूला में दिक्कत हो यू कैन आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर ऑलरेडी डिस्कस दिस। ओके, देन जब भी आप घर जाके स्टडी करोगे तो आज जो जो अपना स्टडी हुआ है, कंसेप्ट हो, फॉर्मूलेज हो,
जो हमने समराइज किया हुआ है उसकी पहले रिवीजन करेंगे एंड उसके बाद इमीडिएटली आप प्रैक्टिस करोगे, ओके, दैट इज होमवर्क करेंगे, ओके। एंड उसके बाद अगर टाइम रहा तो जो भी हमने क्लास नोट, स्टडी मटेरियल या पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के यहाँ पे सॉल्व किए वो बिना आंसर देके आपको भले रफ में क्यों ना हो सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ओके। तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट, देन समरी नोट्स में से रिवीजन करेंगे एंड देन डेली जो हम यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं वो एक बार जस्ट गो थ्रू करना है या होमवर्क जो आपको मैंडेटरी करना है। हाँ, यहाँ इसके लिए टाइम कहाँ से निकालोगे ये अपने आप में इशू रहेगा, क्योंकि 8 से लेकर के 6 बजे तक तो आप यहीं पे हो, राइट। उसके बाद क्या 6 बजे निकलेंगे, घर कितनी बजे पहुंचेंगे आप लोग? 7 बजे होपफुली यहाँ से सीधे घर जाएंगे, है ना? हाँ, तो 7 बजे अगर वो घर पहुंचते हो तो उसके बाद क्या टाइम ही टाइम है अपने पास, 7 से लेकर के 2 3 4 बजे तक स्टडी कर सकते हो, उसके बाद सोएंगे, वापस 8 बजे आएंगे यहाँ पे, है कि नहीं? चलिए, इनिशियली आई नो कि इमीडिएटली ये स्टडी रिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, एटलीस्ट फिलहाल के लिए फोकस होना चाहिए, होमवर्क तो करना है जितना हमने डिस्कस किया, भले 15 मिनट क्यों ना हो, 15 मिनट रिवीजन करना है आपको कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, एटलीस्ट कंसेप्ट आपको गो थ्रू करना है, ओके। क्योंकि आपके बैच होने के बाद यू शुड बी केपेबल और यू शुड बी एबल टू गिव एग्जाम ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, ये अपना टारगेट होना चाहिए। तो डेली जो हम हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो पढ़ेंगे, इवन इफ इट इज 15 मिनट्स, कंसिस्टेंटली आपको एवरीडे रिवीजन करना है हमने क्लास में जो पढ़ा था। अगर आप ये साइमल्टेनियसली भी प्रैक्टिस रखोगे तो जब तक अपनी बैच कंप्लीट होगी, माइट भी आपने पूरा क्लास में तो स्टडी किया, कंसेप्ट समझा है, घर जाके रिवीजन करेंगे तो वी कैन से एक स्टडी ऑलरेडी अपना हो चुका है। इवन इफ द एग्जाम इज ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, तो यू शुड बी केपेबल टू गिव द एग्जामिनेशन, बराबर। लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह 8 से लेकर के यहाँ तक, यहाँ शाम के 6 बजे तक जब आप करोगे तो ऑब्वियसली इतनी एनर्जी नहीं रहेगी घर जाके, फिर भी आपको करना होगा, ओके। तो कैसे करना है, क्यों करना है, किस मैनर में करना है, समझेंगे। फर्स्ट डे एकदम से प्रेशराइज नहीं करेंगे, थोड़ा सा आता कुठे तर 12वी झाल्यानंतर सुरू केलं होतं लगेच सीए करा लागला आणि इमिडिएटली प्रेशराइज नहीं होंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप, ओके। चलो, देन यू हैव टू रिवाइज वॉट एवर यू आर स्टडीड सो फार, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने जो टेस्ट सीरीज होंगे, अपने चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद या 1-2 चैप्टर्स करने के बाद टेस्ट सीरीज होंगे, यू हैव टू अपीयर द टेस्ट सीरीज सीरियसली, ओके। एंड जो मॉक टेस्ट होंगी, अब आपको जब इंक्वायरी आए थे तो आपको ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि कितने मॉक टेस्ट होंगे वगैरह वगैरह। फर्स्ट मॉक टेस्ट 30%, 60%, 100, दिस यू ऑलरेडी नो, राइट। तो मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल प्रोबेबली 7-8 डेज या 10 डेज में आपको मिलेगा, ओके, कि कितना पार्ट पहले मॉक टेस्ट के लिए होगा, कितना सेकंड के लिए होगा, एंड सो ऑन। तो उस मैनर में आपको साइमल्टेनियसली स्टडी स्टार्ट करना है एंड मॉक टेस्ट आपको सीरियसली देनी है, ओके। बस इतना भी अगर आप करोगे ना तो एग्जाम में पास होना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ओके। आपको पासिंग पैटर्न पता है ऑलरेडी, माइट बी प्रीवियस सब्जेक्ट्स में डिस्कस हुआ रहेगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40 एंड एग्रीगेट 50%, सो विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दैट, ऑलरेडी अगर आपका हुआ है तो कोई पॉइंट नहीं रिपीट करने में, ओके। लेट मी टेल यू, ये जो सब्जेक्ट है अपना पेपर नंबर 3, इसमें आपका कम से कम 65 to 70 टारगेट होना चाहिए मिनिमम, आई एम सेइंग, ओके। इवन इफ यू आर हैविंग अ बैकग्राउंड मैथमेटिक्स और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 65 to 70 आपने टारगेट करना है, उतना स्कोर हो सकता है, ओके। अब ये स्कोर करने के लिए स्ट्रेटजी कैसे होगी, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट लेट मी टेल यू द सिलेबस। कैन वी डिस्कस सिलेबस? ओके, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा मैथ्स, ओके। अब मैंने क्या किया है, एक काम करते हैं, शैल वी राइट डाउन द सिलेबस एंड विल राइट डाउन द सिलेबस इन अ मैनर। हाँ, बट बिफोर दैट जस्ट आई विल टेल यू, मैथमेटिक्स एक कैटेगरी है आपकी, बिजनेस मैथ्स, इसमें 9 चैप्टर्स आर देयर, ओके। देन second category is logical reasoning, it comprises 20 marks, and third category है statistics, it will be for 40 marks। इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 6 चैप्टर्स है, ओके। मैंने क्या करा है, ये जो चैप्टर्स है इनको कैटेगरी वाइज किया हुआ है, ओके, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, मतलब ए कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी कैटेगरी टू सम एक्सटेंट लेस इंपॉर्टेंट, सी कैटेगरी लीस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो व्हाइल राइटिंग कैन वी राइट इनटू द कैटेगरी वाइज ओनली, ओके, एंड वहीं पे लिख लेंगे कि मैथ्स का पार्ट है या स्टैट्स का पार्ट है, ओके। चलो, एक काम करते हैं, सिलेबस पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं, देन विल सी द पार्ट, ओके। बट देन अगेन, बीइंग फर्स्ट डे, आज हम सिलेबस स्टार्ट करें या बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से स्टार्ट करें, सम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करें, क्या करें? बेसिक्स से स्टार्ट करें, जिनका मैथ्स था उनके लिए भी थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली हेल्प होगा, टू सम एक्सटेंट इट विल अपीयर कि ये तो हमें पता है,
बट फिर भी आज का लेक्चर हम सिर्फ बेसिक्स के लिए रखेंगे, एंड डेफिनेटली इवन इफ यू आर हैविंग मैथ्स, बहुत सारे ऐसे पार्ट होंगे जो आपके लिए भी नए होंगे। ओके चलो, टुडे विल बी हैविंग जस्ट बेसिक्स पार्ट। उसका आपके सिलेबस या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एज सच मार्क्स स्कोरिंग के पॉइंट ऑफ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इट विल डेफिनेटली हेल्प फॉर द सिलेबस। ओके चलो, सो राइट डाउन पेपर नंबर 3, quantitative aptitude. Quantitative aptitude. And while writing syllabus, we'll write into category A. We'll write A, most important topics. Serial number, name, then fault and marks. Expected marks. First, mathematics of finance. Mathematics of finance. पार्ट मतलब ये कौन से पार्ट में आएगा? मैथ्स में आएगा, स्टैटिस्टिक्स में आएगा, या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा? फॉर दिस राइट डाउन मैथ्स। एग्जाम में मार्क्स वेटेज है मोटा मोटी 14 मार्क्स के लिए एक सिंगल टॉपिक। रिटन। सेकंड, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इसमें फर्स्ट नंबर सीरीज स्लैश कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड blood relation, and fourth sitting arrangement. नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो पूरा एलआर है, पार्ट यहाँ पे एलआर में आएगा, दैट इज इटसेल्फ इज अ पार्ट। पूरा एलआर 20 मार्क्स के लिए होगा। ओके, ईच यूनिट विल बी अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का वेटेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे ये सारे एलआर में है वैसे, एंड यहाँ पे 4 to 6 मार्क्स। ये थोड़ा सा अंदर लिख, इसका टोटल वैसे भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। रिटर्न देन statistical description of data and sampling, ये आएगा हमारा स्टैट्स में। इसका मार्क्स वेटेज है 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स। डन। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये भी आएगा
स्टैट्स में, एंड इसका मार्क्स वेटेज अगेन 12 to 14 मार्क्स. फिफ्थ, प्रोबेबिलिटी, ये भी आएगा स्टैट्स में 8 मार्क्स. अगर मैं इन मार्क्स का एवरेज का टोटल भी करूँ कितना आएगा 49, 20, 34. ये लोवेस्ट भी अगर पकड़ू तो 40, 52 एंड दिस ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का आपका ये सिर्फ 5 पार्ट में कवर होगा. ओके अब बताइए अगर मैं इस पे कैपिटलाइज करूं 60 में से इतना परफेक्ट करूं कि कम से कम 55 मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता पासिंग का हेडेक तो इन 5 पार्ट में ही कवर होगा अपना, बराबर है कि नहीं. तो देखिए कहने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं. ओके लेकिन इनमें से ये जो 5 पार्ट है इसमें ये पूरा एलआर में एक ही पार्ट कंसिडर कर रहा हूं. ओके ये जो 5 चैप्टर्स है दैट विल बी कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके सो अगर स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग वाइज आप स्टडी करते हो तो इवन इफ यू कैपिटलाइज दिस पासिंग का हेडेक आपका यहीं पे खत्म होएगा. आर यू गेटिंग. चलिए सो दिस वी आर रिटन एज ए. नाउ बी कैटेगरी, इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं. ओके जैसे अब फर्स्ट रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग, ये मैथ्स का होगा. अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स का ये वेटेज होगा. देन इक्वेशन अगेन मैथ्स 5, 4 to 5 marks we can say. Then inequalities 3 to 4 marks. Permutation and combination. Permutation and combination. This is also part of maths. 3 to 4 marks. Arithmetic progression and geometric progression. इसको हम प्यार से APGP कहते हैं. This will be approximately for again 3 to 4 marks. Done. Then index numbers, ये आता है स्टैटिस्टिक्स में. 5 मार्क्स का वेटेज होगा. Then theoretical distribution, अगेन 5 मार्क्स का वेटेज होगा. ये भी स्टैट्स में ही आएगा. And correlation and regression, this will also come in stats, again 4 to 5 marks. Done. Nearly on an average 30 to 35 मार्क्स के आसपास ये पार्ट कवर होगा. 30 to 34 we can say. Okay. Written so far? Okay. And category C, मेरे हिसाब से कैटेगरी सी में एक टॉपिक है सेट फंक्शंस एंड लिमिट्स, जो है मैथ्स का पार्ट से 2 to 4 मार्क्स. डेरिवेटिव्स
maths 2 to 3 marks, integration, this is also part of maths 2 to 3 marks. डन. देखिए ये मोटा मोटी 6 to we can say 10 marks at the most कवर करेगा. ओके बस इतना अपना सिलेबस है. कितने टॉपिक्स हुए? यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, 13, 13 एंड 3 16, मोटा मोटी 16 के आसपास टॉपिक्स है अपने. बस इतने टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं. राइट, एज सिंपल एज दैट. छोटा सा अपना सब्जेक्ट है, एमसीक्यू है, ठीक है नहीं. तो जहाँ तक है हमें पॉसिबल जहाँ पे शॉर्टकट मैनर में डिस्कस करना है. ओके जैसे आपने 11 12 में बड़े बड़े कैलकुलेशंस करे थे, वैसे यहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशंस नहीं होंगे. ओके एक एक मार्क के क्वेश्चंस होंगे. सो इन दैट मैनर वी हैव टू स्टडी. ऑलराइट, लेट मी टेल यू कैटेगरी ए टॉपिक्स. देखा आपने सभी ने? okay. जैसे कि मैंने कहा, इफ यू कैपिटलाइज दिस मच पार्ट इजीली 60 में से 50 to 55 तो आप यहीं पे स्कोर कर सकते हो. ओके सो टेल मी, सीए फाउंडेशन में पेपर नंबर 3 में पास होना इतना डिफिकल्ट है? फर्स्ट टाइम टेलिंग, आई एम नॉट एट ऑल सेइंग कि ये बाकी के टॉपिक ऑप्शन रखने हैं, गलत मीनिंग नहीं निकालना है. नहीं तो बाद में बोलोगे कि सर ने कहा था 5 टॉपिक करना है, बस इतना ही क्या 50-55 मार्क्स स्कोर करेंगे, बाकी हमने पूरा छोड़ दिया. आई एम नॉट सेइंग, मैं बस ये बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजिकली अगर आप प्लान करो तो 50 स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. ये टॉपिक आपको डेफिनेटली से 15 to 20 भी अगर मिलेंगे तो 50 एंड यहाँ पे 15 to 20 65 to 70 स्कोर करना डिफिकल्ट है ही नहीं. इज इट राइट? एंड ये जो टॉपिक है इसमें अगर आपने 5 स्कोर किया तो 75 तो इजीली स्कोर कर सकते हो. व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग इज कि डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस इन द एग्जाम में कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आपको टाइम अलोकेट करना होगा. ओके ऐसा ना हो कि डेरिवेटिव्स एग्जाम में आएगा 2 मंथ के लिए, हमने डिस्कस किया 1 मंथ डेरिवेटिव्स, कोई पॉइंट है यहाँ पे? नहीं. तो जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उस पर कंसिडरेबल हमें टाइम डिवोट करना होगा. आपका स्टडी प्लानिंग भी इसी मैनर में होना चाहिए. इसीलिए मैंने मार्क्स वेटेज शुरुआत में ही लिखवा के दिया हुआ है. ओके सो दैट जब भी आप टॉपिक करोगे आपको पता होना चाहिए कि इसमें एग्जाम का रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है. ओके तो देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पेपर नंबर 3 वी कैन से सीए फाउंडेशन. ओके क्योंकि यहाँ पे अभी इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल वाला पार्ट है. अगर आप मुझे लोन देते हो तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है. तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है. सुना है आपने सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? उसी की बात करेंगे यहाँ पे. थोड़ा सा इन डेप्थ टॉपिक है ये. ओके ये मोस्ट सिंपलेस्ट पार्ट है, लॉजिकल रीजनिंग. ऑल क्वेश्चंस विल बी पजल लाइक क्वेश्चंस. ओके नंबर सीरीज आपको ऐसे सीक्वेंस दिया जाएगा से 5 10 15 20, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 25, 3 6 9 12 15, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए? 18. इतने सिंपल भी क्वेश्चंस नहीं होंगे, जस्ट बता रहा हूँ. ओके तो नंबर सीरीज होंगे, इसमें एक पैटर्न होगा. यहाँ पे 5 के समेशन में, यहाँ पे 3 के समेशन में, या 3 के मल्टीपल्स में. तो एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके आपको एक मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा. तो इट विल बी सिंपल पजल टाइप क्वेश्चंस. ओके देन डायरेक्शन टेस्ट, अगेन पजल होंगे. आपको दिया जाएगा एक पर्टिकुलर पर्सन से पहले नॉर्थ गया, उसके बाद राइट टर्न लिया, उसके बाद लेफ्ट गया, उसके बाद अगेन लेफ्ट गया, उसके बाद साउथ डायरेक्शन में गया, अब वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है. इस टाइप के पजल टाइप क्वेश्चन होंगे. ओके मैं जस्ट आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि अपना सिलेबस क्या है. ओके एटलीस्ट स्पेसिफिकली कैटेगरी ए के टॉपिक्स. ओके तो अगेन क्या ये पार्ट सिंपल नहीं होगा? राइट दिस पार्ट विल बी वेरी वेरी सिंपल. हाँ टू सम एक्सटेंट बच्चों को कंफ्यूजन आता है ब्लड रिलेशन में. ये ब्लड रिलेशन समझ आपको दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसके काकीच्या आजोबांच्या भावाच्या मुलग्याचं नाव सो एंड सो, मग काय यांचं रिलेशन असणार, समथिंग लाइक दिस. ओके तो यू शुड बी गुड एट रिलेशन. आर यू गुड एट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन? क्योंकि मुझे रिलेशन कभी समझ में ही नहीं आते. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे रिलेटिव मिलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली इन लॉज वगैरह हो वाइफ के साइड से, तो मिलते हैं. पहले मिलने के बाद मैं वाइफ से पूछता हूँ ये आपने कौन लगते हैं. इन लॉज तो छोड़ो, मेरे खुद के जो रिलेटिव्स होते हैं वो मिलने के बाद, वो जाने के बाद मैं मम्मी से पूछता हूँ कि आम्हाला कोण लागते, भाऊ लागते काय काका लागते, हे कधी कळतच नाही. एनीवेज देयर विल बी ऑल पजल टाइप क्वेश्चंस इन ब्लड रिलेशन. ओके
एंड देन सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आप रो में बैठे हो ऐसे अरेंजमेंट दिया रहेगा कि ये पर्सन इधर बैठा है, वो उसके लेफ्ट में बैठा है, उसके राइट में ये पर्सन बैठा है, वगैरह वगैरह। ओके, तो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। इसका मैथमेटिक्स के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ओके, आपका जस्ट लॉजिक्स वर्क होता है कि नहीं ऐसे को देखना है। सो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, हम यहाँ पे शुरुआत के लिए मैथ्स का एक दो पार्ट छोटा सा स्टार्ट करेंगे एंड देन इमीडिएटली विल स्विच टू लॉजिकल रीजनिंग। पहले ये 20 मार्क्स हम कैपिटलाइज करेंगे। ओके, देन ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों रखा है, क्योंकि ये थियरी है। ये जो चैप्टर है ये प्योरली थियरी है। देखिए, जब आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जैसे टॉपिक सॉल्व करेंगे उसमें टाइम लगेगा। ओके, एक एग्जांपल सॉल्व करने में हो सकता है 3-4 मिनट लगे। ओके, यहाँ पे जो थियरी है आप 10 सेकंड में रीड करने के बाद आंसर कर सकते हो कि मुझे आंसर पता है या नहीं पता है, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड दैट टू इट विल बी आस्क्ड फॉर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स। ओके, तो वी कैन से 7-8 मार्क्स अगर आपने प्रॉपरली स्टडी करा है तो 2 मिनट्स के अंदर अपने ये मार्क्स अपने कैपिटलाइज होंगे। ओके, इसलिए मैंने कैटेगरी ए में रखा है। यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेजेस की। आपने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन सुना है आपने, मीन, मीडियन, मोड, ये बचपन में सुना रहेगा। ये अगेन रिपीट। ओके, तो ये 14 मार्क्स ऑन एन एवरेज के लिए आता है आपके अगेन एग्जाम में। ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी, ये भी बचपन में ही हुआ रहेगा, ये तो स्कूल का मैथमेटिक्स रहेगा, बराबर। तो दिस विल बी आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। तो ये मोटा मोटी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिलेबस का पार्ट रहेगा। ओके, अगेन आई एम टेलिंग कि जो हमने कैटेगरी ए बी सी कैटेगरी डिसाइड किया हुआ है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ फर्स्ट मेक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड सेकेंड allocating the time depending upon the marks. आई एम nowhere saying कि ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हो, इनफैक्ट आपको सब कुछ करना है। ओके, द फर्स्ट लेक्चर आई वोंट बी टेलिंग ये टॉपिक करना है ये टॉपिक नहीं करना है, जस्ट आपका टाइम कितना होना चाहिए बट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स वेटेज, ये आपको पता हो इसलिए हमने मार्क्स वेटेज लिखा है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलो, नाउ जैसे कि हमने डिस्कस किया आज हम सिलेबस को स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक से जाएंगे। ओके, I have divided these basics parts in some different categories और parts we can say, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए आपको पता है नहीं पता है। एंड वन मोर पार्ट, आप सभी के पास कैलकुलेटर है ना? नहीं, कैलकुलेटर होने चाहिए, ठीक है। एंड आज ही जाकर के कैलकुलेटर बाय करोगे। ओके, ऐसा सिंपल वाला कैलकुलेटर होना चाहिए। कैलकुलेटर ऐसा छोटा पॉकेट में जो यूज करते हैं या कैरी कर सकते हैं वैसे नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे की सर्च करना पड़े। ओके, तो एक बड़ा वाला होना चाहिए। बड़ा मतलब ऐसे भी नहीं कि लैपटॉप लेकर के आए, ठीक है। तो ये साइज प्रॉपर है एंड आप ओरिजिनल कैलकुलेटर बाय करोगे। ओके, सो दैट आज जो बाय करोगे फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल तक आपको एक ही कैलकुलेटर यूज करना है। ओके, मींस यू शुड बी गेटिंग सो यूज्ड टू दैट कैलकुलेशन कि विदाउट लुकिंग एट द कीज यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट। ओके, तो आज जाकर के आप कैलकुलेटर बाय करोगे, उसमें जब आप बाय करोगे चेक करना ये m प्लस एम माइनस फंक्शन है क्या नहीं। अभी जिनके पास कैलकुलेटर है यू कैन सी m प्लस एम माइनस फंक्शन होना चाहिए। ओके, टैक्स वगैरह नहीं हो तो बेटर है, टैक्स फंक्शन। ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने कहा m प्लस एम माइनस फंक्शन होना चाहिए आपकी कैलकुलेटर पे, m प्लस एम माइनस, ये बहुत जगह काम में आने वाला है। ओके, चलो, तो मेक श्योर यू विल बी ब्रिंगिंग कैलकुलेटर फ्रॉम, मोस्टली आज से ही लाना था क्योंकि आज तो हम कैलकुलेशन वैसे भी स्टार्ट करने वाले हैं, बट स्टिल मेक श्योर कि एटलीस्ट 2-3 बच्चों में एक कैलकुलेटर तो है आपके पास। ओके, नाउ बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें फर्स्ट मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई हैव सीन कि एडिशन सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो सिंपल वाले तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करते हैं, 5 into 10 50 ये तो डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे फ्रैक्शंस में नंबर्स है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, इसमें मेनी टाइम्स ऐसे बच्चों को दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल से मुझे कैलकुलेट करना है 1/4 प्लस 5/4, क्या होगा इसका आंसर? न्यूमरेटर ऐड करेंगे 1 प्लस पाई 6, डिनोमिनेटर ऐड करेंगे 4 प्लस 4 8, 6/8, एम आई करेक्ट? नहीं, तो न्यूमरेटर ऐड करेंगे 1 प्लस 5, डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे 4, राइट, दैट इज
6/4. Am I correct now? Yes. जिनका मैथमेटिक्स नहीं था या जिनको ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत हो, लेट मी टेल यू, जब डिनोमिनेटर सेम है, विल कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर बस ऐड करेंगे. सिंपल एज दैट. सेकंड से मुझे कैलकुलेट करना है 1/4 प्लस 3/6. अब ये कैलकुलेशन कैसे करें? 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4 + 6, 4/10. एम आई राइट? ऑब्वियसली नॉट टोटली रॉन्ग. क्या करना होगा? यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है. डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. वी कैन से फर्स्ट मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये 6 यहां पे आकर के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 प्लस ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 डिवाइडेड बाय ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे. एम आई राइट? सो दिस इज 6 प्लस 3 × 4 12 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 18/24. राइट. एंड इसको अगर मुझे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कौन से नंबर से मैं डिवाइड कर सकता हूँ? कॉमन नंबर 2 से डिवाइड कर सकता हूँ. ओके, 2 9 × 18 एंड 2 12 × 24. 9/12. और कोई नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? 3 से. सो 3 3 × 9, 3 4 दैट इज 3/4 आएगा इसका आंसर. राइट. एक और मेथड 1/4 प्लस 3/6. हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स है इनका एलसीएम देखेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. कौन सा नंबर है इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल? 12. मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, डिविजिबल नहीं. 12 12 4 की भी टेबल में आता है, 6 की भी टेबल में आता है, बराबर. तो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू 12. ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 1/4. मुझे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. राइट. सो दिस विल बी 3/3 प्लस 3/6 इंटू, यहां पे मुझे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, 6 है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस इज 3/12 प्लस 6/12. इज इट राइट? क्या अब डिनोमिनेटर सेम है? नाउ आई कैन ऐड 9/12, so that will be 3/4. Right. So mostly instead of this LCM, I think cross multiplication is far more better. Simply cross multiplication हम करेंगे. Okay. अगर ये x की टर्म्स में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/x प्लस 4/y, तो क्या होगा? सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × y 5y प्लस 4 × x 4x/xy, बराबर x × y. क्या ये 5y एंड 4x ऐड करके 9xy लिख सकते हैं क्या? नहीं ना. ये x एंड y क्या है? वेरिएबल है. इनके जो कोएफिशिएंट्स है, अगर वेरिएबल अलग है तो एज इट इज रखेंगे. राइट. सपोज यहाँ पे 5x प्लस 4x होता तो ये मैं 9x लिख सकता था. अगर वेरिएबल सेम है तो आई कैन ऐड. ये एकदम बेसिक पार्ट है, आई नो यू नो, बट फिर भी वी आर गोइंग थ्रू इट. ओके. बताइए अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो से 5/4 इंटू 6/12, क्या अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या स्ट्रेट अवे न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई. 5 × 6 30, 4 × 12 48. एंड देन लोवेस्ट टर्म में ला सकते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय दिस विल बी 24. राइट. और कौन से नंबर से? 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5/8. राइट. एनी इशू सो फार? ओके. नाउ टेल मी, अगर डिवीजन हो से 1/2 अपॉन 5/9, तो इसको कैसे करेंगे? मुझे ये नंबर जो है ये ऊपर लेकर के आना है. इज इट राइट? तो क्या करेंगे? 1/2 इसका रेसिप्रोकल करेंगे ना, तो 9/5 एंड बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा. इज इट राइट? एवरीवन नोज दिस पार्ट. मोस्ट प्रोबेबली आपको ये पता होगा जिसमें ब्रशअप करो, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन में ये लगता है हमें. ओके. तो हो सकता है दैट टाइम कंफ्यूजन में लैंड अप करे. ओके. एनी इशू सो फार? चलिए, दिस वाज वेरी वेरी बेसिक पार्ट. देन बताइए मुझे सिंपल सा कैलकुलेशन करना है. 6 × 2 स्क्वायर. ओके. तो इसका आंसर क्या होगा?
6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144। एम आई राइट? नहीं? क्यों? क्या करना होगा फिर? पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, ओके, तो 6 इंटू 4 एंड देन 24। कहाँ, किसने कहा ये कि पहले मैं स्क्वायर ही करूँ? क्यों? मुझे 6 इंटू 2 था ना पहले, ये क्या मैंने स्क्वायर किया? किसने कहा कि पहले मुझे स्क्वायर करना है एंड देन मल्टीप्लाई करना है? और चलिए एक और कैलकुलेशन। से आई वांट टू कैलकुलेट 9 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 10 प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, डिवीजन है पहले में नहीं, इनटू 3। क्या करें यहाँ पे? क्या नहीं, सिंपली 4 प्लस, सॉरी 9 प्लस 4 13, 13 इंटू 2 26 माइनस 10 16 प्लस 25 दैट इज 30 41 इंटू 3 कितना है ये? 64 63, सॉरी 63 कैसे आएगा? 123 समथिंग लाइक दिस। एम आई राइट? नहीं? क्यों? क्या करना होगा फिर? पहले मैं क्या करूँ इसमें कैलकुलेशन? ये 4 इंटू 2 करे, ओके, बताइए। 9 प्लस 4 इंटू 2 8 माइनस 10 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 3। अब क्या करूँ? 5 स्क्वायर करो पहले, ओके। 9 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 25 इंटू 3। अब क्या करें? 10 प्लस 25 35 लिखूं, 25 इंटू 3 करना होगा, ओके। 9 प्लस 8 माइनस 10 प्लस 75 एंड नाउ प्लस माइनस कर सकते हैं, बराबर? किसने कहा है भाई? इसी सीक्वेंस में आपने क्यों किया? ये तो सेकंड था, ये तो लास्ट में था, फिर भी ये आपने पहले करवाया, वाई? कौन सा रूल? बोडमास रूल? व्हाट इज दिस बोडमास रूल? क्या है इसका फुल फॉर्म? ये बेसिकली क्या है? पहले ब्रैकेट, जो भी कैलकुलेशन दिया है इसमें सबसे पहले ब्रैकेट, यहां पे आपने 4 इंटू 2 पहले किया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट? उसके बाद O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, राइट? मतलब जहां पे भी स्क्वायर क्यूब वगैरह दिया है वो सॉल्व करेंगे पहले, राइट? देन बोर्ड मास, दैट इज DM, दैट इज डिवीजन एंड multiplication, and then addition and subtraction. This will be the sequence, right? तो सबसे पहले जब सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाले एलिमेंट्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद जिस नंबर को स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है, वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एंड उसके बाद एट द एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन, राइट? अब यहाँ पे सीक्वेंस में तो पहले दिया है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके। सपोज इट इज समथिंग लाइक दिस, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या मैं पहले डिवीजन करूं या मल्टीप्लिकेशन करूं? मल्टीप्लिकेशन। यहां पे कहने के लिए बोडोमास में डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन सीक्वेंस में दिया है, बट मैंने लिखते टाइम देखिए एक ही पार्ट में लिखा है, ओके। तो जब डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हो तो लेफ्ट से जो सीक्वेंस में आ रहा है वो करना है, ओके। यहां पे ऐसे नहीं कि पहले डिवीजन ही करेंगे, ओके। तो यहां पे 5 इंटू 4 20 डिवाइडेड बाय 2 10, वैसे तो सेम ही आएगा आंसर, लेकिन मुझे पॉइंट क्या हाईलाइट करना है कि कहने के लिए डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट लेफ्ट से लिखा है वो पहले करेंगे, बाकी बाद में, ओके। सेम अप्लाइज ओवर हियर, एडिशन सब्सट्रैक्शन। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? चलो अब मुझे कैलकुलेशन करके बताइए। से आपको कैलकुलेट करना है 10 इंटू, सॉरी 10 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। एनी आंसर? कितना आ रहा है? 5? एवरीवन गेटिंग 5 एज एन आंसर? लेट मी चेक। 10 प्लस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें भी
ब्रैकेट पहले लिया, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो देन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो 5 into 1 5 minus 20 divided by 2 that is 10, right? Then 10 plus 5 minus 10, this will be minus 5, बराबर, तो plus 10 minus 5, साइन हायर नंबर की होगी, दैट इज 5, तो व्हाट यू सेड इज करेक्ट। चलो एक और कैलकुलेशन, सेकंड एग्जांपल, 50 minus 12 into 2 plus 50 divided by 2, कितना 51 एग्जैक्टली, दिस विल बी 50 माइनस, ये मल्टीप्लाई पहले करेंगे, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट तो है नहीं, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर भी नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो यहाँ पे 24 प्लस दिस विल बी 25, नाउ प्लस माइनस सीक्वेंस में जाएंगे, 50 प्लस 25 75 माइनस 24 दैट इज 51। एनी इशू इन दिस सो फार? ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जिनके लिए, जिन्होंने बहुत टाइम से मैथमेटिक्स नहीं किया उनके लिए चल रहा है। ओके, कैन वी प्रोसीड? लिख रहे हो आप? एक काम करता हूं मैं, जो भी आज हमने डिस्कस किया है उसका पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा लेटर, ओके, सो दैट लेटर ऑन जब आपको रिवाइज करना है, एक बार अगेन गो थ्रू करना है, तो यू कैन गो थ्रू, लिखना है तो लिख सकते हो। कैन वी प्रोसीड? चलो नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड वी कैन से, हमें डिस्कस करना है ऑर्डर्स के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स मतलब क्या है? जैसे कोई बेस होगा एंड उसका कोई पावर होगा, इज इट राइट? जैसे आपने 2 स्क्वायर बताया, 2 स्क्वायर मतलब क्या है? 2 इंटू 2 दैट इज 4, 3 स्क्वायर हो तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 एंड सो ऑन, इज इट राइट? अब सभी को कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करना है, सपोज 6 रेस टू 5 हो, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। मुझे आप बताइए कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, स्टेप वाइज बताइए क्या करेंगे। पहले इनके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। 6 रेस टू 5 कितना आ रहा है? आई जस्ट टेल यू, आई शो ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, कितना आ रहा है? इज इट 7776? एम आई राइट? चेक करिए, 6 रेस टू 5 आ रहा है। कैसे किया आपने? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, was it like 6 into 6 is equal to, again into 6 is equal to, again into 6 is equal to, ऐसे किया है? और इस तरह से भी कर सकते हो आप, कैलकुलेटर पे लीजिए 6, पहला ऑन ऐसे प्रेस करिए, कैलकुलेटर पे लीजिए 6, प्रेस इनटू एंड प्रेस इज इक्वल टू, ओके, ये जो आ रहा है ये 36 अपीयर हो रहा है, मतलब ये क्या है 6 स्क्वायर, तो इसको 2 काउंट करेंगे, ओके, अगेन प्रेस जस्ट इज इक्वल टू, कितना आ रहा है? 216, this will be counted as 3, again just press is equal to 1296, this will be counted as 4, again press is equal to 7776, this will be counted as 5। हमें पावर कितना चाहिए था? 6 रेस टू 5 चाहिए था, तो इन दिस मैनर यू कैन कैलकुलेट, आपका सेकंड्स में क्यों ना टाइम सेव होएगा। एम आई राइट? बताइए, मेथड पता था आपको? नहीं? ओके, बताइए 8 रेस टू 10 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, चलिए मैं यहाँ पे जिनके पास कैलकुलेटर है उनके लिए कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। 8 रेस टू 10 कैसे करेंगे? पहले 8 प्रेस करेंगे, देन प्रेस जस्ट इनटू एंड इज इक्वल टू, ये क्या मिल रहा है अभी? इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद 8 स्क्वायर मिल रहा है ना, तो विल काउंट इट एज 2, ओके, अगेन प्रेस इज इक्वल टू, काउंट इट एज 3 4 5 6 7 8 9 and 10, is it this number 8 raised to 10? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ 8 रेस टू 10। हमें 10 टाइम्स इंटू 8 करने की जरूरत नहीं, जस्ट एक ही बार इंटू प्रेस करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर।
हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ बताइए, अगर रूट 4 हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 प्रेस करेंगे एंड स्क्वायर रूट साइन प्रेस करेंगे, राइट? सो दिस विल बी 2. इज एवरीवन नोज दिस? 4 प्रेस करके स्क्वायर रूट साइन प्रेस कर सकते हो आप सभी के कैलकुलेटर स्क्वायर रूट साइन है, तो 4 and then press square root sign. Is it coming to 2? Right? This I can write as 4 raised to 1 by 2. Am I right? जब भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो वी राइट एज स्क्वायर रेज टू 1 by 2. तो बताइए, 6th रूट अगर हो तो कैन आई राइट 6 रेज टू 1 by 2? राइट? से 10 का क्यूब रूट हो तो कैन आई राइट 10 रेज टू 1 by 3? राइट? से 20 का 4th रूट हो तो वी कैन राइट 20 रेज टू 1 by 4. ओके, सो जब भी हम रूट फाइंड कर रहे हैं पावर में, कौन सा वाला रूट है वो डिनोमिनेटर में लिखना है 1 अपॉन दैट नंबर. ओके, सवाल ये आता है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, जैसे 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4. ये तो विदाउट कैलकुलेटर भी बता सकते हो, फिर भी कैलकुलेटर यूज ही करना है. तो क्या करेंगे, यहाँ पे 16 प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट साइन दिख रहा है तो प्रेस करेंगे 4 आएगा, राइट? 25 का स्क्वायर रूट करना है, 25 का स्क्वायर रूट, अगेन ये तो ओरली पता होना चाहिए बट फिर भी स्क्वायर रूट साइन जस्ट जैसे ही प्रेस करेंगे इट विल कम 5. स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, राइट? बताइए, अगर मुझे से 625 का क्यूब रूट फाइंड करना है, दैट इज 625 रेज टू 1 by 3, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना? 25. कैसे कैलकुलेट करा आपने? ये तो हमें पता ही कि ऐसा कौन सा नंबर जो से 25 रेज टू 3 विल बी 625, ये चेक करना है, राइट? दैट इज 25 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 का, ये तो पता है हमें, बराबर. बट सपोज ऑल टुगेदर डिफरेंट नंबर, से 5627 रेज टू 1 by 3 क्यूब रूट, अब कैसे करेंगे? कैलकुलेट करना डायरेक्टली पॉसिबल है? नहीं. कैन वी डिस्कस स्टेप्स टू कैलकुलेट दिस? चलिए, सो सिंपल वाला पार्ट ले लेते हैं. 625 ये आपको पता है मोटा मोटी 25 आना चाहिए. आर यू ऑल विथ मी एवरीवन? पक्का? कैसे करना है समझिए. ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जब भी पावर में इस तरह का रेशो 1 by so and so, ओके, तो ही ये स्टेप्स यूज करना है. वैसे स्टेप्स रिपीटेडली वापस से डिस्कस करेंगे. फिलहाल बीइंग फर्स्ट डे हम बेसिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी स्पेसिफिकली अगर पावर हो तो कैसे कैलकुलेट करना है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एंड ये कैलकुलेशन बहुत जगह काम आएगा आपको. ओके, तो क्या करना है, देखिए बेस क्या है यहाँ पे. मैं अगर ये नंबर लू 625 रेज टू 1 by 3, इसको कहेंगे बेस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज पावर, बराबर. तो जो बेस है वो प्रेस करेंगे, दैट इज 625. प्रेस करिए 625. ओके, एंड लिसन टू मी, आपके कैलकुलेटर पे जो स्क्वायर रूट साइन है वो 12 टाइम्स प्रेस करना है आपको. काउंट करिए प्रॉपर्ली. इज इट 1.0015729? बराबर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इसमें से -1 करना है. -1 कितना आ रहा है? 0.0015729, बराबर. एटलीस्ट एक बेंच पे एक कैलकुलेटर है टू सम एक्सटेंट, बाकी लोग जस्ट चेक करिए, ठीक है, ये बराबर करके नहीं. देन स्टेप 3, हमें क्या करना है, पावर से मल्टीप्लाई करना है. पावर में क्या है? 1 by 3 है, मतलब इंटू 3 सॉरी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3. तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 करिए, कितना आ रहा है? 0.0005243175 समथिंग यू आर गेटिंग. स्टेप 4 +1 करिए, +1 कितना आ रहा है? 1.000524 समथिंग आ रहा है. नाउ स्टेप 5, लिसन टू मी केयरफुली. ये जो अपना आंसर आया है उसको अभी प्रेस करना है. इनटू इज इक्वल टू, काउंट इट एज 1.
again press into is equal to counted as 2, again press into then is equal to counted as 3, ऐसे 12 टाइम्स करना है। तो मेरे साथ करेंगे, पहले into is equal to, एक बार हुआ, अगेन into is equal to counted as 2, क्या, अगेन into is equal to 3, into is equal to 4, again into is equal to 5, into is equal to 6, into is equal to 7, into is equal to 8, into is equal to 9, into is equal to 10, into is equal to 11 and into is equal to 12। कितना रहा है, क्या अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ तो गलत करा, चेक करिए। नहीं 25 थोड़ी ना आएगा आंसर, ये 25 किसने कहा, 25 रेज़ टू 3 625 थोड़ी ना होता है, 25 स्क्वायर होता है ना, तो दिस वोंट बी द आंसर एक्चुअली, 25 वोंट बी 625 एक्चुअली, जाने दो ये छोड़ो। आपका आंसर क्या आ रहा है बताइए, 8.559498, ओके चलिए लेट मी चेक, अप्रोक्सीमेटली ये करेक्ट है, सभी का आंसर इसके आसपास आ रहा है 8.5594। ये स्टेप्स एज इट इज यूज करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं पूछना है, ये एज इट इज यूज करना है, ठीक है। कब यूज करेंगे, जब पावर में यहाँ पे 1/3 हो, 1/5 हो एंड सो ऑन, ओके। एक काम करते हैं, आपको तो ऑलरेडी बताया कि 4 का स्क्वायर रूट जो है ये 2 है। अब इस मेथड से चेक करके देखते हैं, ओके। तो 4 का स्क्वायर रूट मीन्स कहना राइट 4 रेज टू 1/2। अब ये जो स्टेप्स हमने यूज किया था उससे कैलकुलेट करके देखते हैं कि एट द एंड क्या आंसर 2 आ रहा है क्या नहीं, ओके। तो लेट्स चेक, प्रेस करिए, अब फास्ट करेंगे, ठीक है। प्रेस करिए 4, देन प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स, कितना आ रहा है 1.0003385, राइट। नाउ व्हाट आर द सेकंड स्टेप, -1 करेंगे, प्रेस -1, so it will be 0.0003385, देन इनटू पावर में क्या था यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट मतलब इनटू पावर में 1/2 है, तो इनटू 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, इसे डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 कर सकते थे बट फिर भी डिवाइडेड बाय 2 करा आपने, तो 0.000160925 समथिंग आ रहा है। देन नेक्स्ट +1 करेंगे, तो 1.000160925, ओके। अब स्टेप क्या था, एक बार इनटू इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसको 1 काउंट करेंगे, इनटू इज इक्वल टू 2, इनटू इज इक्वल टू 3, ऐसे कितनी बार करना है 12 टाइम्स। चलिए रियल गेटिंग 2.00 समथिंग, तो वी ऑलरेडी नो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, ये सारे स्टेप्स करके भी आंसर 2 आ रहा है। तो कहने से जो स्टेप्स हमने यूज किया वो बराबर है, ऑब्वियसली बराबर है, लेकिन जस्ट क्रॉस चेक करवा रहा था, ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस, ये कैलकुलेशन बहुत जगह काम आएगा, लेटर ऑन विल राइट इट डाउन, और बेटर राइट इट डाउन नाउ ओनली। विल यू राइट डाउन नाउ, लिखना है नहीं लिखना है पहले, तो ये बेसिक चल रहा है, सो आई डोंट नो कि आपका लेवल क्या है। सो इफ यू फील कंफर्टेबल क्या ये याद रहेगा तो विल कंटिन्यू, अगर आपको लिखना है तो डू टेल मी, विल राइट व्हाट टू डू, विल राइट, ओके। सो राइट डाउन, हेडिंग लिखिए बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें स्पेसिफिकली फर्स्ट पॉइंट लिखिए Bodmas rule, so I'll just write down bracket order
division, multiplication, addition, subtraction. In this manner you have to write it down. Then second point, order. That is a raised to m, where a will be called as base, m will be called as power. Examples. First, 5 raised to 6. कैलकुलेशन कैसे करना है? We'll press 5 into is equal to, count it as 2, again is equal to 3, again is equal to 4, 5 and 6. कितना आ रहा है? 15,625. चेक करिए. Done. Second example, say 4 raised to 3. So 4 into is equal to, counted as 2, again is equal to, counted as 3. So it will be coming to 64. Written? Then third point, this first how it is expressed, square root of 4, this will be expressed as 4 raised to 1 by 2. Cube root of say 8, this will be expressed as 8 raised to 1 by 3. Fifth root of 10, this will be expressed as 10 raised to 1 by 5. Written? Now how to calculate this? तो जो सिंपल वाला पार्ट था वो उसी से स्टार्ट करते हैं. 4 रेज टू 1 by 2. तो यहाँ पे कैलकुलेशन के स्टेप्स लिखेंगे. फर्स्ट स्टेप, बेस दैट इज 4 and press square root sign 12 times. Written? Then next step, minus 1. Then multiply by power, that is into 1 divided by 2. अपने यहाँ पे 1 by 2 है ना, तो into 1 divided by 2. अगर डेसिमल में लिखा रहता हमने 1 by 2 मतलब पावर में कितना लिखते हैं? 0.5. तो 4 यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट 0.5 होता. ओके. Then fourth step, add 1. Add 1. And fifth step, into is equal to, into is equal to, into is equal to. यहाँ पे into is equal to के लिए 1 लिखिए, यहाँ पे 2 and so on. ऐसे 12 टाइम्स करना है. You will be able to get the answer. ये कब यूज करेंगे? जब पावर में आइदर फ्रैक्शन में नंबर्स हो, सिंपली याद रखना. फ्रैक्शन में और रेशियो में. ओके.
रिटन? ओके, चलिए कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए एक और कैलकुलेट करके देखते हैं. से 256 रेज टू 1/4, ये कैलकुलेट करिए. बराबर है, लेकिन कैलकुलेट यूजिंग दो स्टेप्स. पहले क्या करूं मैं? बेस प्रेस करेंगे 256, प्रेस स्क्वायर रूट साइन 12 टाइम्स, उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसमें से -1, उसके बाद इंटू 1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4. पावर में क्या है? 1/4 है, तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, और सिंपली डिवाइडेड बाय 4 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं. देन +1 and then into is equal to counted as 1, into is equal to counted as 2, into is equal to counted as 3, into is equal to counted as 3, 4 and so on. ऐसे 12 times. चेक करिए कितना आंसर आ रहा है. Are you getting 4? Approximately might be 3.99 या 4.00 आ रहा है. Have you all understood this part? ये स्टेप्स जो है आप सीए फाउंडेशन में बहुत जगह यूज करोगे, सीए इंटर में भी यूज होगा, फाइनल में भी यूज होगा. ओके, एंड कब यूज करना है? जब ये रेशो या फ्रैक्शन में हो. तो जिन्होंने कैलकुलेटर नहीं लाया था, आपने लिख तो लिया, घर जाके कैलकुलेट करके देखेंगे एवरीवन. ओके, चलिए नाउ कैन वी प्रोसीड फर्दर? ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम बात कर रहे हैं नंबर्स के बारे में. नंबर्स हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है रियल नंबर्स, सेकेंड इज वी कैन से अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर. बताइए इमेजिनरी नंबर कब होएगा या अनरियल नंबर कह सकते हैं? हाँ जी, व्हेन अ नंबर विल बी कंसिडर्ड टू बी इमेजिनरी, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वो नंबर. आपके पास कैलकुलेटर है? जिनके पास कैलकुलेटर है एक कैलकुलेशन करके देखिए. 10 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है या साइड में ई दिख रहा है? ई दिख रहा है ना, एरर आ रहा है वो बेसिकली, राइट? और ईयर ऑल शो एनी नंबर 50 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू क्या दिया है? दे रहा है यहाँ पे कैनॉट डिवाइड बाय 0. क्या कभी नंबर 0 से डिवाइड होकर के डिफाइन होता है? नहीं, ये डिफाइन ही नहीं होता. मींस अगर मैं कोई भी नंबर से 0 से डिवाइड करूं तो दिस विल बी अनरियल नंबर. ये कैलकुलेटर पे आएगा ही नहीं, एरर आएगा, राइट? दैट इज इमेजिनरी नंबर. ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता कि हम 0 से डिवाइड करके कोई आंसर आ रहा है आपको. ओके, देन बताइए क्या अंडर रूट में कभी नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? नहीं, पक्का? एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 4. तो 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो वापस ये आना चाहिए, दैट इज 2. इज इट राइट? अगर मैं -2 का स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आएगा? 4. तो +2 का स्क्वायर करे 4 आएगा, -2 करिए तो 4 ही आएगा. मतलब दोनों नंबर जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं तो कभी -4 नहीं आता. इज इट राइट? इसका मतलब ये हुआ अंडर रूट में कभी नंबर माइनस नहीं हो सकता. ओके, अगेन दिस विल बी एन अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर. चेक करके देखते हैं. चलिए 4 माइनस, अरे ये क्या हुआ? हाँ 4 माइनस. एंड अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट प्रेस करूँ क्या दे रहा है? इनवैलिड इनपुट. कभी माइनस में नंबर लिख करके उसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं? नहीं, ये इमेजिनरी नंबर. हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो सिंपली आप याद रख सकते हो कोई भी नंबर जब डिवाइडेड बाय 0 होगा या स्क्वायर रूट में माइनस नंबर, दीज आर अनरियल नंबर्स. तो रियल नंबर कौन से होंगे? जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? सो यू कैन से all numbers which are
not imaginary numbers, all numbers which are not imaginary number, that is exist in real world. am I right? बराबर यहां तक? अच्छा, बताइए, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रैशनल नंबर एंड दूसरा होता है इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? नॉर्मली रैशनल नंबर्स आर बीन कोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर क्यू से कोट किया जाता है। क्या होता है रैशनल नंबर्स? ओके, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर मैं रिकरिंग और टर्मिनेटिंग मानूं तो बताइए 3 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आएगा? 1.5। ये तो नाइदर रिकर हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट हो रहा है। और कैन आई से व्हाट यू सेड इज करेक्ट, बट द वी कैन से सिंपली रेशियो ऑफ टू नंबर्स which can be recurring और टर्मिनेटिंग। एंड अगर वो से कंटिन्यूस भी है तो इसमें कोई पैटर्न बन रहा है, राइट? तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 5/1, क्या ये रैशनल नंबर है? यस। 5/2, क्या ये रैशनल नंबर है? 2.5 आएगा, राइट? से 6/3, तो ये 2 मीन्स विदाउट डेसिमल में आ रहा है, राइट? से 5 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.33 आ रहा है। तो भले ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिकरिंग है, कंटिन्यूस बेसिस पे वो इंक्रीज हो रहा है। इज इट राइट? तो दीज आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर क्या होगा? इट विल बी आइदर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट राइट? एंड नो पैटर्न एज सच। इसमें कोई पैटर्न नहीं फाइंड कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर रूट बताइए कितना आ रहा है? 1.4142135623 राइट? क्या ये रिकरिंग है? नहीं। क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? नहीं। एंड क्या ये टर्मिनेट हो रहा है? मतलब ये 12 डिजिट्स कैलकुलेटर की है इसलिए वहां तक दिख रहा है। अगर और ज्यादा बड़ा करेंगे तो और 16 डिजिट्स तक आएगा, राइट? सिमिलरली यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ 3। कितना आएगा 3 का स्क्वायर रूट? 1.7320508075 एज सच कोई यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा, नाइदर ये रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। दीज आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स, बराबर? सिमिलरली पाई की वैल्यू सुना, ये पाई क्या होता है? कितना? 3.14। हाँ, 22/7, राइट? 3.14 एंड एज सच ये नंबर इंक्रीज होता है। क्या ये 22/7 या पाई की वैल्यू भले रिलेवेंट नहीं, देन circumference we can say, circumference divided by हाँ हाँ ओके। एंड व्हाट एक्चुअली दिस इज बेसिकली 22/7, ये क्या है एक्चुअली? ओके ओके, आप साइंस से हो? हाँ। एंड कॉमर्स वाले बच्चे? अच्छा, इसकी हिस्ट्री जानना चाहोगे? पहले तो आपको पता है ये पाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया हुआ है एंड कितने मिलियंस तक। लेट मी शो यू थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते चलिए। नंबर ऑफ डिजिट्स इन पाई वैल्यू, ये देखिए। बेसिकली ये जो मैथमेटिशियन साइंटिस्ट है ना, इनकी इच्छा थी कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो फाइंड करे। ओके, तो इन्होंने देखिए कैलकुलेटर पे कितने डिजिट्स आते हैं? 12 डिजिट्स कुछ तो आते हैं, ठीक है? कंप्यूटर पे करेंगे तो उसमें थोड़ा और ज्यादा डिजिट्स होगा। तो इन्होंने एक स्पेसिफिक सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया था। सुपर कंप्यूटर
फॉर पाई वैल्यू। ये देखिए, ऐसे सुपर कंप्यूटर डिजाइन किया गया था जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, एंड एट लास्ट फिलहाल तो सुपर कंप्यूटर ने भी हार मान ली, क्योंकि कितने डिजिट्स तक कैलकुलेट किया है देखिए, 3.141592653589 एज सच। इनको कोई पैटर्न फाइंड करना था कि एग्जैक्टली कहीं तो ये वैल्यू स्टॉप हो, ठीक है, लेकिन कहां तक डिजिट्स फाइंड किया। इन 2019 साइंटिस्ट कैलकुलेटेड 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स ऑफ पाई। एक काम कर सकते हो, घर जाके ट्रिलियन में कितने डिजिट्स आते हैं वो काउंट करिए आप ही, ठीक है, मुझे नहीं इसमें पढ़ना। देन ऑलमोस्ट देखिए लास्ट में 21 तक 62.8 ट्रिलियन डेसिमल्स तक नंबर्स मिले, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं मिला। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। द क्वेश्चन इज व्हाट इज पाई एक्चुअली। देन सिंपली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं मैं, ठीक है। एक जमाने में अर्लियर एंशिएंट टाइम्स में जब हम गुड्स वगैरह कैरी करते थे तो पहले ह्यूमन वाज कैरिंग बाय हैंड, राइट। फिर उनको दिमाग में आया कि अगर हम व्हील जैसे कुछ तो बनाए तो हम वही जो गुड्स है वो ऐसे धकेल करके लेके जा सकते हैं, कैरी करने में आसानी होगी, राइट। तो इन्होंने ऐसे कुछ तो डिवाइस फाइंड किया, यहाँ पे से गुड्स रखेंगे एंड इसको ऐसे स्टैंड दे करके एक साइड में स्टैंड देंगे एंड देन व्हीकल व्हील बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गुड्स रखेंगे, दक्कल गाड़ी दकलत घेऊन जाऊ शकतात, राइट। बट प्रॉब्लम हो रहा था कि ये एग्जैक्टली सर्कल नहीं बन रहा था। ओके, तो अगर सर्कल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर प्रॉपर सर्कल ना हो तो गुड्स बाहर गिरेंगे, इज इट राइट, देयर विल बी अ जर्क। तो हमें एग्जैक्टली सर्कल चाहिए था। तो जब बहुत सारा रिसर्च किया तब पता चला कि एग्जैक्टली सर्कल कब बनेगा, जब ये जो सरकमफरेंस है ये 22 का होना चाहिए। ओके, एंड जो डायमीटर है ये 7 का होना चाहिए, देन ओनली एग्जैक्ट सर्कल बनेगा। ओके, घर जाके आपके घर में से कोई सर्कल यूटेंसिल्स वगैरह चेक करिए, है असल ना घरी टेप, चेक करिए उसका जो सरकमफरेंस है एग्जैक्टली 22 होना चाहिए एंड डायमीटर 7 होना चाहिए, तब जाके प्रॉपरली सर्कल बनेगा। तो हो सकता है 22 सेंटीमीटर हो, 22 मीटर हो, इंच हो, वॉट एवर इट इज, लेकिन इस प्रपोर्शन में होना चाहिए। 22/7 अगर एग्जैक्टली बन रहा है तो ही प्रॉपर सर्कल बनेगा, अगर अदरवाइज इट वुड वोंट बी एग्जैक्टली सर्कल। एंड इसको नाम दिया पाई, एंड इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी, जो यहाँ तक इतना रिसर्च हुआ। उसके इनडेप्थ में साइंस में रहेगा, लेकिन अपने लिए एज सच रिलेवेंट नहीं, जस्ट बता रहा हूँ कि इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, हैव यू अंडरस्टूड सो फार। चलिए कहाँ थे हम डिस्कस कर रहे थे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर में, अब ये रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, भले एटलीस्ट वर्ड तो पता होना चाहिए एट दिस लेवल। ओके, यहाँ से आगे जो है वो तो स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे, ऑप्शंस में आएगा। इंटीजर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर ओनली। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? हाँ जी, इंटीजर मतलब क्या होगा? एग्जैक्टली नंबर जिसमें डेसिमल में नहीं होगा, इज इट राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी रैशनल नंबर है, मतलब ये भी रेशो ऑफ दो नंबर्स रहेगा, लेकिन ये डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शंस में नहीं होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, आई होप एवरीवन नोज नंबर लाइन, बीच में यहाँ पे 0 आएगा, लेफ्ट हैंड साइड माइनस नंबर्स होते जाएंगे एंड सो ऑन, जैसे जैसे लेफ्ट जाएंगे नंबर छोटे छोटे बनते जाएंगे, एंड राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैंने डेसिमल में नंबर नहीं लिखा, तो ये सारे नंबर्स क्या ना ऐसे इंटीजर्स होंगे। ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन विदाउट डेसिमल, सिंपल वर्ड्स में। जैसे कि मैंने कहा कि ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर मतलब रेशो ऑफ टू नंबर्स। कैन आई से 5 इज आर इंटीजर, 5/1 ही होगा वो रैशनल नंबर, मतलब रेशो है, मतलब 5/1 इज 5 ओनली, तो ये रैशनल नंबर भी है, इंटीजर भी है। से 3/1 इट इज अ रैशनल नंबर इंटीजर, से -2/1, तो सारे नंबर जो सिंपल वर्ड्स में 1 से डिवाइड होंगे, जो डेसिमल में नहीं आएंगे वो इंटीजर कहलाएंगे। इज इट राइट? डन। फ्रैक्शंस क्या होंगे? जो डेसिमल में एक्सप्रेस होंगे। जैसे अगेन ये भी रैशनल नंबर का पार्ट है, 3/2, ये क्या होगा 1.5, मतलब यहाँ पे कहीं तो होगा। दो इंटीजर्स के बीच में डेसिमल में n नंबर्स आ सकते हैं, बराबर है कि नहीं, तो इनको हम कहेंगे फ्रैक्शंस। ओके,
नाउ ये जो इंटीजर्स है इनको अगर मैं 0 से आगे सारे पॉजिटिव नंबर काउंट करूं तो इंटीजर्स काउंटेड फ्रॉम 0 टू ऑल होल नंबर्स, सॉरी टू ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो इनको क्या कहेंगे, गलती से मैंने पहले आंसर ही बताया, दिस विल बी कॉल्ड एज होल नंबर्स। तो बेसिकली होल नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, 0 से ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट। एंड 1 से अगर काउंट करें तो इनको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से टू ऑल फर्दर पॉजिटिव नंबर्स। ओके, तो बेसिकली हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए। ये रैशनल इरेशनल टू सम एक्सटेंट रिलेवेंट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत बार ऑप्शंस में आता है कि ये पर्टिकुलर नंबर इंटीजर में है क्या नहीं। ओके, इंटीजर मतलब सिंपली याद रखना है विदाउट डेसिमल होगा वो। ओके, चलो, हैव यू अंडरस्टूड बैकग्राउंड बेसिक्स रिलेटिंग टू नंबर्स। सम रिलेशंस है वो लिख लेते हैं जो आगे जाके काम में आएगा। ओके, सम बेसिक्स ऑफ द फॉर्मूलेज, हमने सिर्फ ऑर्डर वाला लिखा था ना, ये लिखना है आपको नंबर वाला पार्ट, या आपको ऑलरेडी इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू नो देन इट्स ओके, विल कंटिन्यू स्ट्रेट अवे। ओके, एवरीवन नोज दिस नंबर्स। ओके, write down some basic formulas, the last part. First, a plus b bracket square, a plus b bracket square, क्या होगा इसका आंसर, a square plus 2ab plus b square। ये बेसिकली बचपन में हमने स्टडी किया था, लेकिन ये रिलेशंस बहुत जगह अपने यहाँ पे काम में आते हैं, इसलिए शुरुआत में लिख रखा है। ओके, देन a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। डन, देन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, what is this, a plus b into a minus b, and a cube minus b cube, this will be a minus b into a square plus ab plus b square। these are some of the से बेसिक फॉर्मूलेज जो आगे जाके कहीं ना कहीं तो काम में आएंगे, इसलिए हमने जस्ट लिख रखे। ओके, अब वैसे तो मुझे डिस्कस करना था आपके साथ सम बेसिक कैलकुलेशन जहाँ पे m प्लस m माइनस फंक्शन काम में आएगा, लेकिन क्योंकि आपने कैलकुलेटर्स नहीं लाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, सो दैट विल देन शिफ्ट इट टू टुमारो। ओके, टुमारो एवरीवन विल ब्रिंग कैलकुलेटर्स, पक्का। चलो, तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट था वो कल शिफ्ट करेंगे, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द एक्चुअल सिलेबस फॉर टुमारो। ऑलराइट, चलो, विल देन टेक अ ब्रेक एंड देन कंटिन्यू विद द इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, लास्ट सेशन रहेगा फिर 1 आवर का, एंड देन यू कैन गो। ओके, चलिए, सो विल मीट आफ्टर 15 मिनट्स।